सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए, जैसा कि आपको पता है आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी हाँ साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है कि करड़ी संख्याएं किसे कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल nवां मूल, ठीक है ना, जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है वे सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया ना, क्या कहलाती हैं साथियों? करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न दिया गया कि 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3, 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 5 ले करके और 5 माइनस 3 बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर घातें आपस में जो होंगी वो घट जाएंगी। जब 5 से 3 निकल के आ गया तो 5 की घात जो बच जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर भी इसको आंसर मान सकते हैं। देन अगर आप और एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 पच्चे 25 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ना दोस्तों? बिल्कुल भाई। यहीं से हमारा जो अगला प्रश्न बनता है वो क्या बनता है साथियों? यहीं से हमारा जो अगला प्रश्न बनता है वो बनता है कि 29 का क्यूब तथा 26 का क्यूब का मान ज्ञात करिए। तो 29 का क्यूब यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पर 29 गुणे 29, ठीक है ना, इतनी बार लिख लेना है, इसको गुणा करके लिख देना है। देन यहाँ पर 26 गुणे 26, ये हमको लिख देना है। क्लियर। तो अगर इस तरह के कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 29 गुणे 29, अगर हम 3 बार 29 का गुणा करते तो 9 9 81, 9 9 81, 81 9 ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 9 9 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए 24 38, ठीक है ना, बिल्कुल 24 38 ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं 26 का गुणा आपस में कर लेते तो यहाँ पर 17,576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 17,576 आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है। बाय द वे अगर नहीं पूछा जाता तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं पर अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना साथियों, जो यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न दिया गया वो दिया गया कि 125 को आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। जी हाँ साथियों, किस प्रकार लिखा जाएगा? 125 को आधार 5 घातीय संकेत के रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ पर हमें किसको लिखना है? 125 को लिखना है, ठीक है ना। तो 125 को 5 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25 पंचे 125, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 का क्यूब हमारा, ठीक है ना, 5 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आधार क्या आ गया? आधार घातीय रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो आधार यहाँ पर हमारा क्या आ गया? तो आधार इसका क्या दिया गया? आधार 5 दिया गया भाई, और हमारा जो घातांक दिया गया है, जो घातांक दिया गया वो 3 दिया गया। इस तरह हो गया ना, मतलब आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में लिख दिया है। यहाँ पर आधार कितना आ गया? 5 आ गया, और घातांक कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर 3 आ गया। क्लियर हो गया ना, 3 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया जबरदस्त क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया कि 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितने 14 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों 14 की घात कितनी? 6। बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 की घात 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। घात के रूप में लिखना है बस, ठीक है ना। किसके रूप में लिखना है हमको? बस सिर्फ और सिर्फ घात के रूप में लिखना है। बिल्कुल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया साथियों। दिया गया है कि प्रश्न में कि करड़ी का प्रतीक चिन्ह क्या, तो करड़ी का प्रतीक चिन्ह आप देख लीजिए इसी तरह होता है करड़ी का प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। कितनी बताना, कौन सी संख्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, ठीक है ना। जबरदस्त था आपका सभी का क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो भी जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया कि 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया कि 289 के वर्गमूल में कितने अंक होते। तो अगर आपको वर्ग याद है, हर एक का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग कितना होता है, तो फिलहाल के लिए मैं इसका बता देता हूं। इसका जो हमें पहले वर्गमूल निकालना है तो 89, ठीक है ना। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा 17 × 17। अगर आपको याद है साथियों कि 17 17 289 होता है, 17 17 289 होता है, यानी 289 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। 2 अंक होंगे, कौन कौन से 2 अंक होंगे, 17, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, आप इधर एक नीचे छोटी सी लाइन भी लिख सकते हो कि अतः 289 के वर्ग में 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे साथियों, 2 अंक होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। दिया गया यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है। जी हाँ साथियों, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या यानी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया कि 27,000 एक पूर्ण घन संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। जब इसके गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, जब हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो 27,000 का गुणनखंड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 और फिर हमारा गुणे का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएंगे इनके गुणनखंड। तो यहाँ पर दोस्तों घन में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्ग में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 3 के आपके जोड़े बन जाएंगे। जब यहाँ पर 3 3 के आपके जोड़े बन जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी संख्या हमारी शेष नहीं बच रही। मतलब अगर यहाँ पर 5 × 5 एक बार शेष बच जाती तो समझ लेना चाहिए था हमको कि यहाँ पर ये जो संख्या हमारी है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन में यहाँ पर 3 3 के समूह बनाने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। अतः क्या होगा साथियों, अतः यहाँ पर हमको ये कंफर्म हो रहा है कि जो 27,000 है ये एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है साथियों, ये एक पूर्ण घन संख्या है, यहाँ से हमको कंफर्म हो रहा है। तो हम इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, प्रश्न दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, बताइए। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि 3 सिक्कों को अगर एक साथ फेंकने पर कुल 8 घटनाएं हो सकती। कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 8 घटनाएं हो सकती। पहले तो 3 दूनी 6, तीनों सिक्कों की घटनाएं हो गई। देन हमारे दोनों सिक्कों के बीच में 2 घटनाएं बनेंगी। कितने हो जाएंगी, 6 2 8 घटनाएं हो जाएंगी। अब यहीं पर देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया कि माध्यिका किसे कहते हैं। यानी माध्यिका, यदि आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य में आने वाले पद को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्या कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका कहते हैं। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि उसमें बहुत जो ज़्यादा बार होगा वही होगा, जो ज़्यादा बार होगा वही बहुलक होगा, जो ज़्यादा बार होगा वही बहुलक होगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि 13 14 10 12 11 12 13 20 18 12 और 10 और 12। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट वाले में जो इसकी बहुलक बताना है आपको। तो बहुलक यानी कि 12 की बारंबारता जो है वो सबसे अधिक, यानी 12 जो है इस
फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो 12 है वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है ना, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, अतः जो इसका बहुलक हो जाएगा वो 12 ही हो जाएगा। दूसरे में दोस्तों 38 की बारंबारता सबसे अधिक, यानी कि 38 कितनी बार आया दोस्तों, 38 यहाँ पर आया है 1 2 3 4 बार 38 आया है, यानी कि दोस्तों 4 बार इसकी बारंबारता अधिक हुई है, तो अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 38 ही हो जाएगा। इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा इसका बहुलक। अब यहीं पर दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है 2019 में पूछा भी क्या है। 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 12 12 13 12 10 को बहुलक बताइए, का बहुलक बताइए। तो इसमें दोस्तों क्या है कि 12 सबसे अधिक बार आ रहा है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो जो 12 है वो 3 बार आ रहा है, तो अतः बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 12 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, यानी जो दिया गया क्वेश्चन की लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल का हमको सूत्र बताना है। तो जो बेलन होता है, बेलन के वक्र के पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो बराबर होता है कितना, 2 पाई आर इंटू एच होता है, यानी इसे हम 2 पाई आर एच भी कह सकते हैं, 2 पाई आर एच भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अगला हमारा दिया गया यहाँ पर कि लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। तो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर याद कर लीजिएगा आप लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है इसका सूत्र। किसका सूत्र दोस्तों हो जाता है, किसका सूत्र हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा दोस्तों कि युगपत समीकरण किन्हें कहते हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया युगपत समीकरण किसे कहते हैं, यानी दो अज्ञात चर वाले समीकरणों जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो को युगपत समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार की समीकरण को साथियों क्या कहा जाता है, युगपत समीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा आप लोग, युगपत समीकरण कहा जाता है। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि दिया गया कि वृत्त के व्यास का सूत्र क्या है, वृत्त के व्यास का सूत्र क्या है। तो वृत्त के व्यास का सूत्र भाई सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तो भाई पता तो होना ही होना चाहिए। तो वृत्त के व्यास का साथियों जो सूत्र हो जाएगा, वृत्त के व्यास का जो सूत्र हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई सभी को पता ना, बिल्कुल सही जवाब देंगे भाई सभी साथी, बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या हो जाता है इसका सूत्र। क्या हो जाता है, 2 गुणे त्रिज्या। अगला हमारा दिया गया कि वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। भाई वृत्त के परिधि का भी सूत्र बताना है आप सभी को। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को पता है भाई, लगभग पता है क्या होता है वृत्त के परिधि का सूत्र। परिधि बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिधि बराबर क्या होता है। तो पाई इंटू क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, पाई इंटू व्यास होता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि बराबर जो पाई इंटू 2 इंटू त्रिज्या होती आर, यानी कि पाई 2 पाई आर हो जाएगा इसका सूत्र। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 2 पाई आर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना साथियों, क्षेत्रफल आपको निकालना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा कि जो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान ये देखें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर बराबर कितना दिया गया, 2.1 दिया गया है, 2.1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर अगर हम 22/7 लेते हैं, पाई का मान होता है 22/7 लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान हम रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसमें पाई का मान रख लेंगे, कितना रख लेंगे दोस्तों, 22/7 रख लेंगे। और गुणे का आर यहाँ पर दिया गया, आपको वैल्यू पुट करना है, आर की 2.1 दिया गया है।
2.1 दिया गया है इनटू, और यहाँ पर 2 बार दिया गया क्योंकि 2πr² दिया गया, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे 2.1। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो यहाँ पर कट कुट के कितना आ जाएगा दोस्तों 13.86 सेंटीमीटर आएगा। आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 13.86 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वृत्त की जीवा क्या होती है, यानी वृत्त की जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु बिंदु वृत्त पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो साथियों, वृत्त पर स्थित हो। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि वृत्त का व्यास क्या है, तो व्यास बराबर दिया गया, व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित हो, यानी व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है। क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है दोस्तों कि वर्ग क्या है, यानी वर्ग एक आयत है जिसकी 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती। वर्ग एक आयत होता है जिसकी 2 क्रमागत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समान हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगला हमारा दिया गया यहाँ पर कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो सभी को पता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यह हमारा आयत बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी कोण आप ले लीजिएगा, कोई भी कोण आप ले लीजिएगा तो इसका सारा कोण जो होगा, चारों कोण जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, तो चतुर्भुज यही आप यही ले लीजिए चतुर्भुज, ठीक है ना। आप यही चतुर्भुज अगर ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये 90 हो जाता है, ये 90 9 चौक 36 360 हो जाएगा ना। यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि चक्रीय बिंदु को समझाइए, यानी चक्रीय बिंदु, जो बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं, यानी एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। अगला हो जाएगा कि चक्रीय बिंदु को समझाइए। यहाँ पर फिर से आ गया कि जो बिंदु, वही क्वेश्चन रिपीट किया क्वेश्चन है तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं दोबारा से। ओके, अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जो दिया गया कि संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9, ठीक है, 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा भी गया है। और बताइए आप लोग इसका बहुलक ज्ञात करना। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी संख्या आई, तो 0 आई है बहुत बार, 0 आई है 3 बार। तो यहाँ पर हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, 0 ही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके भाई, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया यहाँ पर कि इसका आपको मान ज्ञात करना है, 125 गुणे 343 का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 125 किसका वर्ग होता है, तो 5 का होता है, तो 5 हमने निकाल लिया। गुणे से 343 इसका वर्ग है, तो क्योंकि अंडर रूट लगा तो यहाँ पर हम वर्ग निकालेंगे इसका। तो किसका वर्ग होगा, 7 का होता है, 7 सता 49 सत्ते 343 होता है, 5 25 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 और 5 का गुणा कर लेंगे, 7 25 कितना होता है, 35 होता है। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, 2016 में पूछा भी गया है। अगला हमारा जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया कि दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, 2016 में पूछा भी गया है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना दोस्तों, इसका हमको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या है, वही सूत्र लगा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई का मान रख लेंगे 22/7 होता है, गुणे 5 गुणे 14, ठीक है ना, गुणे 14 रख लेंगे। तो बराबर इसका जब आ जाएगा हमारा 5 7 35 35 44, ठीक है ना, 440 आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा आपको बचाना है, अपना टाइम बचाना है गुणा करने में, ठीक है ना। तो गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक आप लोग सीख लीजिए, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं, आपको बताया भी गया एक बार इसी चैनल पे कि गुणा करने के सबसे अच्छी, मतलब 2-3-4 सेकंड में आप लोग गुणा कर सकते हो, कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो। अब यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि 9/49 A² माइनस का 4B² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर हो जाएगा कि 3/7 A + 2B, 3/7 A + 2B, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या होता है, 3 × 9
और 7 7 49, तो 3/7 ए इंटू ए प्लस 2b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा यही फिर से होगा, दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो यही प्रकार से बनेगा। यहीं पर यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 3/7 ए माइनस का 2b हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि क्वेश्चन हमारा ये दिया गया कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। 2016 में पूछा भी गया। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। याद कर लीजिएगा आप लोग, 1/1d1 इंटू d2, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है आप सभी को। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते ये हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कि 2πr होता है इसका सूत्र, 2πr होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 रख लेंगे, इंटू पाई का मान रख लेंगे 22/7 रख लेंगे, गुणे का, उसके बाद r का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। यानी व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल के आएगी। ठीक है ना, 14 का आधा कर देंगे 7 निकल के आएगा। तो इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो 7 7 49, 22 2 44, 49 44, बिल्कुल भाई कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 44 आ जाएगा। 44 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा, अगर आप सिंपल से करते हैं तो यहाँ से 7 को 7 से कैंसिल कर लेंगे, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना। 2017 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र πr² होता है इसका सूत्र, πr² होता है इसका सूत्र होता है। क्लियर। अब यहीं पर इसमें हम रख लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर रख लेंगे पाई का मान रखेंगे 22/7 दिया गया है, गुणे r² के r कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो 17 गुणे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, 17 17 17 17 ये कर लेंगे, इधर हम कर लेंगे अपना 22 और इधर ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है ना, 7 से 1 7, यहाँ से 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 7 है, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ तो 1 7 यहाँ पर बचा हमारा। तो 22 बचा, गुणे 17 बचा, गुणे का 7 बचा। अब जब इसका हम 17 और 22 और 7 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 26 18 घन आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 26 18 घन इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घन इकाई आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए भाई अगला और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन ये भी दिया गया, क्या दिया गया साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट अंदाज में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। बिल्कुल भाई, 2019 में पूछा भी गया। तो यहाँ पर एक बेलन आपको दिया गया है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई, एल कितना दिया गया, 3.5 दिया गया है सेंटीमीटर में। उसके बाद जो इसकी परिधि दी गई है, परिधि 2πr बराबर कितना दिया गया है, 10। क्लियर। अब यहीं पर हम इसको रख लेंगे, इसको हम रख लेंगे, कैसे रख लेंगे, इसको हम रख लेंगे कि चूंकि जो r होता है, r बराबर कितना दिया गया, r निकालेंगे तो 10/2π निकल के r किया आएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, बराबर का 5/11 हो जाएगा हमारा, 5/11 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आयतन होता है हमारा, आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² होता है, ये हमारा आयतन का सूत्र हो जाता है। और यहीं पर अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो यहाँ पर पाई इंटू 5/पाई हो जाएगा, और गुणे का 5/पाई हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे का 7/2 हो जाएगा।
यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7×70 और 70/75 यानी कि 175 बटेगा कितना आ जाएगा इधर नीचे 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 2 पाई आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा, वो सब कुछ आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करिएगा क्योंकि अलग होते क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुछ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।